हेलो दोस्तों, पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट, जो कि अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये टेस्ट आपके लिए है। और आज है टेस्ट नंबर 12 और टेस्ट नंबर 12 में भी है आज ये पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन किया गया था और उसके आगे अभी किया जाएगा। देखिए अभी एग्ज़ाम को लगभग 5 से 6 महीने तक हैं, तो आप लोग डेली टेस्ट करते रहिए। इतने भी टेस्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखेंगे एक ऐसे एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन होते हैं। तो यूपीएससी का लेवल भी इस पर टाइप का होता है कि एक ही क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन के एकदम हैबिचुअल बन जाइए और हम लोग शुरुआत करेंगे जहाँ से कल छोड़ा गया था उसी जगह से। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं उन सभी का प्रैक्टिस आप लोग डेली किया करिए। डेली प्रैक्टिस में शामिल होइए और टेस्ट जितना देंगे आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। अब जैसे ये सब जो क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप सभी लोग भी सम्मिलित होइए। देखिए इस वीडियो का लाभ उठाइए और वीडियो को देखिए और वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं है, बस हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, वीडियो थोड़ा-सा और आगे बढ़ेगा और वो और लोगों के पास पहुँचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग, ठीक है? विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेज क्या है? इस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं। वही दूसरा कह रहा है जो सेज है, स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होती है। और तीसरा कह रहा है कि इसे व्यापार संचालन, शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए कह रहा है कि सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं, जो कि सही है। दूसरा है कि सेज स्थापित करने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के पास होती हैं। तो देखिए ये भी कथन सही है। देखिए इस अधिनियम के जो प्रावधान थे, इसके तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्थापित किया जा सकता है और इसका स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त या पूर्व पृथक रूप से, यानी पृथक मतलब अलग रूप से वस्तुओं का विनिर्माण करने या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए अथवा एक मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र के रूप में की जा सकती है। तीसरा है कि इसे व्यापार संचालन, शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। तो दूसरा भी कथन सही है। जब तीनों के तीनों ही सही है तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों यानी सभी तीनों सही है। चलिए 32 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मूल्य स्थिरता, दूसरा है आर्थिक समृद्धि, तीसरा है रोजगार सृजन। उपर्युक्त में से कितने राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं? राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा किसको बताना है इसमें? इसमें बताना है राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसमें मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता क्या होता है? मूल्य स्थिरता तो देखिए राजकोषीय नीति आर्थिक विकास को बनाए रखती है ताकि आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो ये होता है इसमें। ये आर्थिक समृद्धि के लिए था, आर्थिक समृद्धि। वही मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता क्या होता है? तो देखिए देश के मूल्य स्तर को नियंत्रित करती है ताकि जब मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो तो कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। वही देखेंगे रोजगार का सृजन, तो ये कैसे होता है? तो इसका उद्देश्य निम्न आर्थिक गतिविधि के स्थिति से निकलने के कारण के उपाय के रूप में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। यानी इसमें तीनों ही राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यह शेष संकुचित मुद्रा का या के रूप है? करेंसी नोट, दूसरा है व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएं और तीसरा है व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। या तो केवल एक, या तो केवल एक और दो, या तो केवल दो और तीन, या तो एक, दो और तीन। यानी कि एक और तीन तो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33।
अच्छा, ये देखेंगे इसमें करेंसी नोट तो हो जाएँगे, व्यवसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएँ, ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें तीसरा नहीं आएगा, तीसरा कथन काट देंगे, ठीक है? तीसरा कथन काट देंगे, तो ऑप्शन लगाएँगे ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। देखिए, अंतर बैंक जमा जो एक व्यावसायिक बैंक दूसरे व्यावसायिक बैंक में रखते हैं, को मुद्रा की पूर्ति के भाग में रूप में नहीं जाना जाता है और इसमें M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है। वही M3 जो है, M3 और M4 ये व्यापक मुद्रा कहलाती है, ठीक है? व्यापक होती है, मतलब अ, वो लॉन्ग टर्म का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन यानी GANHRI, इसको बोल सकते हैं गनहरी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है, और दूसरा है, भारत इसका एक सदस्य है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 34 नंबर आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें। क्यों गलत होगा? तो देखिए, यह एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है जिसके अंतर्गत विश्व भर के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान शामिल है। पहला कथन गलत। वही भारत इसका सदस्य है, तो सही बात है, भारत का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, भुगतान संतुलन में विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में, एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के रूप में बनाया गया है। दूसरा है, एसडीआर का मूल्य 4 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रामनिबी और जापानी येन के बास्केट पर आधारित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के रूप में बनाया गया है। पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि एसडीआर का मूल्य 4 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन यानी रामनिबी का और जापानी येन के बास्केट पर आधारित है। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्यों गलत है? तो देखिए, एसडीआर का मूल्य 5 से है, 5 मुद्राएं उसमें शामिल है। कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी का रामनिबी और जापानी येन, और पांचवा है ब्रिटिश पाउंड भी है, ठीक है? ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के बास्केट पर आधारित है। चौथा गलत हो जाए, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन लगाएंगे ए, केवल एक हो जाएगा, ठीक है? चलिए, 36 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जमाखोरी और सट्टेबाजी, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि, उपयुक्त में से कितने लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं? देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन आपको आंसर देने के लिए थोड़ा सा रुका जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बताना क्या है? बताना है कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकते हैं। जमाखोरी और सट्टेबाजी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि यानी इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उनमें वृद्धि, तो ये भी हो जाएगा। कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि, क्या उसमें होगा? तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, सभी तीनों हो जाएंगे, ठीक है? सभी तीनों हो जाएंगे। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अवितरित लाभ, निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी, वैयक्तिक आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से उपयुक्त में से कितनों को घटाया जाना चाहिए? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? 37, क्वेश्चन नंबर 37 पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है, व्यक्तिक आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से उपयुक्त में से कितनों को घटाया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में से?
तो अवितरित लाभ को घटाया जाता है, ठीक है, घटाया जाता है ये। वही निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स को, इसको भी, परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी तो इसको भी, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, इसमें भी सभी कथन सही हैं, यानी सभी तीनों कथन सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी, पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, मुद्रा का मूल्यह्रास, उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, क्या पूछा हुआ है इसमें ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति के प्रभाव पूछ रहा है। चलिए बताइए, मुद्रास्फीति के प्रभाव। तो देखिए, क्रय शक्ति में कमी कि मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य स्तर को कम करती है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ समान धनराशि से कम वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। इसमें वेतन भोगियों की क्रय शक्ति कम हो जाती है जब तक कि उनके वेतन में मुद्रास्फीति दर समान वृद्धि न हो, यानी कि वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी, बिल्कुल सही बात है। वही पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट। तो देखेंगे पूंजी लागत, तो ये ब्याज दरें मुद्रास्फीति के सदिश होती हैं, लेकिन देरी के साथ, क्योंकि ब्याज दरें में केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक साधन है। हालांकि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें निवेश जो है इसमें भी महंगा हो जाता है, और क्योंकि पूंजी जुटाने की लागत बढ़ जाती है, तो इसमें दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण संकट। वही मुद्रा का मूल्यह्रास, तो मुद्रा का मूल्यह्रास हो जाता है, यानी तीसरा भी कथन सही हो जाएगा। मुद्रा का मूल्यह्रास से मतलब क्या होता है? तो मुद्रास्फीति से मुद्रा का मूल्यह्रास होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति को मुद्रा की क्रय शक्ति के कमी के रूप में देखा जा सकता है। परिणाम स्वरूप देखेंगे, उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहे देशों के मुद्राएं अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कमजोर हो जाती हैं। सभी कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तीनों के तीनों कथन सही हैं, ठीक है, तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है। वही दूसरा है कि यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। और तीसरा है, पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी उत्तरदायित्व है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए बताइए 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, इसका आंसर करेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में है। कह रहा है कि यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा है कि यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी उत्तरदायित्व है, तो ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सभी तीनों कथन सही हैं, ठीक है। अभी देखेंगे, आज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि जो हर राज्य में इस समय चल रहा है बुलडोजर का मामला, तो कह रहे हैं कि हर राज्य सरकारें जो हैं वो जज बनने की कोशिश ना करें। किसी का अगर कोई अपराधी है, अपराध उसका साबित होता है, तो उसका आप लोग घर नहीं गिराएंगे, तो बुलडोजर चलाने पर भी रोक लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा यूपी का, एमपी का मामला ऐसा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करने के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि कुल उत्पादन का एक हिस्सा, जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होती हैं, किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जीडीपी की गणना के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उन सबको शामिल किया जाता है जीडीपी में। पहला कथन सही। वही कह रहा है कि कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन का एक हिस्सा, जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होती हैं, किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है, तो बिल्कुल ये ग्रॉस इन्वेस्ट होता है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल सही है। आप सभी लोग आंसर करिए जितने भी लोग लाइव हैं, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव ईटीसीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है। वही दूसरा है कि इसे सेबी और आरबीआई दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे। कह रहा है कि ईटीसीडी यानी एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव के संदर्भ में यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर आधारित होता है। क्या सही है? तो देखिए, ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स है, ये एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले वित्तीय उपकरण हैं और इनका मूल्य निर्धारण बुनियादी विदेशी मुद्रा पर यानी फॉरेक्स दरों के आधार पर किया जाता है। तो पहला कथन सही है। वही कह रहा है कि इसे सेबी और आरबीआई दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। तो क्या यह कथन सही होगा? तो ये बिल्कुल सही है, इसमें भी है दूसरा वाला भी, इसे सेबी और आरबीआई दोनों द्वारा रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है। दोनों के दोनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट, बोथ आर करेक्ट हैं। चलिए 42 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है। वही दूसरा है कि वर्तमान में डब्ल्यूपीआई गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। और तीसरा है कि डब्ल्यूपीआई का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है। पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए, आकलन की जा रही कीमतों में विनिर्मित उत्पादों के लिए फैक्ट्री कीमत, कृषि जिंसों के लिए मंडी कीमत और खनिजों के लिए खनन कीमतें शामिल हैं। डब्ल्यूपीआई समूह में सम्मिलित प्रत्येक मद को दिए गए भारांश निवल आयातों के लिए समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित है और डब्ल्यूपीआई में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है? डब्ल्यूपीआई का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं की थोक कीमतों पर आधार है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। तो दूसरा कथन कर रहा है कि वर्तमान में डब्ल्यूपीआई गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, जो कि बिल्कुल सही है। वही तीसरा कह रहा है डब्ल्यूपीआई का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो एक कथन गलत, दो और तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे, केवल दो कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दो कथन सही है। चलिए 43 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। वही दूसरा है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली अस्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है किंतु मौसमी रोजगार के निर्धारण में नहीं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा कथन सही होगा इसमें से? चलिए देखिए, कह रहा है कि सामान्य स्थिति दृष्टिकोण से केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिसके पास सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर केवल पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कथन सही है। वही दूसरा कह रहा है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली अस्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है किंतु मौसमी रोजगार के निर्धारण में नहीं। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा।
देखिए, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति जो है, जब सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के 7 दिनों के संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकाल की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, तो इसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के रूप में जाना जाता है। यह दीर्घकालीन खुली अस्थायी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों को दर्शाता है। ठीक है? दूसरा कथन इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या रहेगा? ये रहेगा, केवल पहला कथन सही है, ओनली 1। चलिए 44 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग डीओपी का एक संलग्न कार्यालय है। वही दूसरा है कि यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषधि की कीमतों को विनियमित करता है। और तीसरा है, यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि की कीमतों को समायोजित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों सही है या कोई नहीं? चलिए 44 नंबर का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आपके सामने है, इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह रसायन उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का संग्रह एक कार्यालय है, सही है। वही दूसरा है कि यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषधि की कीमतों को विनियमित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि की कीमतों को समायोजित करता है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए ये एनपीपीए थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के आधार पर एनएलईएम औषधियों की कीमतों को वार्षिक संशोधन करता है, वार्षिक। तो इसमें देखिए इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा, इसमें तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल 2 कथन सही होगा। चलिए 45 नंबर देखते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना था। वही दूसरा है, इस नीति ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार एमआरटीपी की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत दी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, तो देखिए 1991 के संदर्भ में है। इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र को भूमिका को घटाना था। ठीक है, तो देखिए जब 1991 का नई औद्योगिक नीति आया हुआ था, तो उसमें सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा ही था, तो उस पे इसको नियंत्रण घटाना था और पब्लिक को मतलब पब्लिक क्या उसको प्राइवेट को बढ़ाना था। तो पहला कथन सही हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है कि इस नीति ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा को नियम में राहत दी, तो ये भी सही है, दूसरा भी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तीन दोनों के दोनों कथन सही है, यानी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, या तो राष्ट्रीय विकास कोष, या तो राष्ट्रीय निवेश कोष, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि IIDPDF, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है? तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय निवेश कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्ट फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय सिविल सेवा यानी छुट्टी नियम 1972 के तहत चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की सीसीएल की अनुमति होती है। वही दूसरा है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है। तीसरा है कि किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की सीसीएल की अनुमति होती है। देखिए पहला कथन गलत है इसमें, पहला कथन गलत है, क्यों गलत है? तो देखिए केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के नियम 43 सी की में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष 730 दिन, कितना? 730 दिन चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल प्रदान की जाती है। ठीक है, 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष का होता है। वही दूसरा है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है, तो दूसरा सही है। तीसरा है किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है, तो तीसरा भी सही है। तो एक गलत है, 2 सही है, क्या लगाएँगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल 2। चलिए 48 नंबर देखेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा है, यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर ब्रोकर और अंडरराइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें यह सेबी यह एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है, यह एक वैधानिक निकाय है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का गठन भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल और 1988 को किया गया था। 1988 को किया गया था। यह एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। वही यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर ब्रोकर, अंडरराइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है, तो यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही है। चलिए 49 नंबर देखेंगे। उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी सरकार द्वारा निर्धारित गारंटीकृत मूल्य है जो कृषकों को निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है? चावल, गन्ना, कपास या लघु वनोपज? 49 नंबर बताइए। तो देखिए इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गन्ना हो जाएगा। देखिए उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी भारत सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित किया गया मूल्य है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखेंगे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत योजना को तैयार किया था इन्होंने? बताइए, पहली, छठी, दूसरी या पांचवी? चलिए बताइए। तो देखिए महालनोबिस ये थे, दूसरे में थे। ठीक है, पहला कब से कब था योजना? पहला कब था? 1951 से लेकर 56 तक। तो ये कब से कब रहे होंगे? 56 से लेकर 61 तक रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, देखिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्य विकासात्मक योगदान योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब क्या इसका क्या योगदान है वो तो आप लोग पढ़िएगा, यहाँ तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 चलिए देखिए। निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। वही कह रहा है कि रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी मुद्रास्फीति होती है। उपयुक्त में से कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति संचरण है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? बताइए। तो देखिए रेपो दर को कम किए जाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। ठीक है, रेपो दर को कम किए जाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की में कमी आती है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि अर्थव्यवस्था में कुशल मौद्रिक नीति संचरण।
तो देखेंगे केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने के कारण वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से आरक्षित मुद्रा का उधार लेना सस्ता हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे बताता हूँ। जैसे आरबीआई रेपो रेट वो करेगी। मान लीजिए यहाँ पर 4% का था और इसने घटाकर 3% कर दिया। 3% कर दिया, यानी कि अब वाणिज्यिक बैंक जैसे कि मान लीजिए अब एसबीआई को जो पैसा मिल रहा है आरबीआई से, वो 4 की जगह अब 3% मिलेगा। तो अब ये सोचेगा ना कि अगर इसको अब 3% मिल गया है, तो अब ये जो जनता को और ज़्यादा लोन दे, और ज़्यादा जब लोन देगी तो जनता क्या करेगी? और ज़्यादा खर्चा करेगी। तो वही कह रहा है केंद्रीय बैंकों से आर्थिक मुद्रा लेना और सस्ता हो जाएगा। मतलब ये 4 से 3 हो गया तो सस्ता हो जाएगा ना? तो ये सस्ता हो जाएगा और इसमें बैंकिंग प्रणाली में अधिक से अधिक धन संचार होगा। अब यहाँ पे जब पैसा बाँटेगी और फिर पैसा जाएगा, पैसा आएगा, तो ज अधिक से अधिक धन संचार होगा। जिससे संभावित रूप से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। जिससे संभावित रूप से मुद्रा आपूर्ति तो बढ़ेगी ही ना, पैसा यहाँ से यहाँ आया, मतलब आरबीआई से आया एसबीआई के पास और एसबीआई से जाएगा जनता के पास, तो जो मुद्रा की आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण ब्याज दरें कम हो जाती हैं और जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उधार लेने हेतु प्रेरित कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए इस समय 10% पर आपको ब्याज पर आपको लोन मिल रहा है। वही हो जाएगा कि अरे बैंक 5% ब्याज दे रही है, मतलब 1 लाख रुपए पे सिर्फ़ आपको 5,000 रुपए भरना पड़ेगा 1 साल में। तो कौन कौन नहीं लेना चाहेगा लोन? तो कहेंगे सभी लोन लोन लेना चाहेंगे। तो फटाफट सभी लोग दौड़ेंगे, ब्याज ब्याज कम रहेगा तो लेने के लिए लोन। जो व्यवसायियों और अब बहुत लोग क्या कहेंगे, हम लोग व्यवसाय करेंगे, उपभोक्ता जितने भी उपभोक्ता उधार लेने के लिए प्रेरित हो जाएँगे और इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो देखेंगे इसीलिए इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है? रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। रेपो दर जब क अगर कमी करेंगे आप, तो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा आपूर्ति है ना, वो बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। न कि कम होगी। वही कह रहा है कि रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। तो देखिए, अब जैसे कि वस्तु की जो कीमत है और रेपो दर में अगर वृद्धि कर दिया गया है, कैसे वृद्धि करेगा? जैसे मान लीजिए रेपो दर है, ठीक है? रेपो दर मान लीजिए मैंने आर लिखना चाहिए था। रेपो दर जैसे पहले 3 था, उसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। अब एसबीआई मान लीजिए अब इसके पास आरबीआई से पैसा ले रही है, अब 3 के जगह 4 इसको देना पड़ रहा है, तो अब क्या करेगी जनता से ज़्यादा लेगी पैसा और जब जनता को लगेगा कि हमको भाई अब 10 की जगह अब 20% पर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट ले रहा है बैंक, तो जनता जब लोन लेगी ही नहीं, तो कहाँ पे उसमें वो आएगा, मतलब कि कहाँ पर पैसे की कमी आएगी ना उसमें। जब पैसे की कमी रहेगी तो लोग कोई सामान खरीदने से बचेंगे, तो जो भी चीज़ का सामान रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आलू बिक रहा है या आलू, टमाटर से जो भी जिस भी चीज़ का माँग, जैसे कि मान लीजिए एसी बिक रहा है, एसी, अब एसी कोई खरीदेगा नहीं तो उसकी कीमत को डाउन करना पड़ेगा, उसकी कीमत को डाउन करना पड़ेगा। तो जब पैसा नहीं रहेगा, लोग जब पैसा कम करेंगे, तब जाके लोग खरीदना शुरू करेंगे। तो वही कह रहा है कि रेपो यहाँ पे वृद्धि करने से कीमतों में कमी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना ये? अब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद नहीं समझ आएगा आएगा तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मोनोक्रॉपिंग और भौम जल की कमी भारत में हरित क्रांति के उपयुक्त में से कितने परिणाम थे? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4? 52 नंबर बताइए, 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि है, रसायनों का अत्यधिक उपयोग है, मोनोक्रॉपिंग है, भौम जल की कमी है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी कथन सही है। हरित क्रांति के उपयोग में ये सभी परिणाम थे। चलिए 53 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। भारत में सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। वही दूसरा है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। और तीसरा है, सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियां भी शामिल हो सकती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, या तो सभी 3, या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53, चलिए देखिए, इसका उद्देश्य ये सूक्ष्म बीमा के संदर्भ में है
कि इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। वही कह रहा है कि आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। ये आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, बल्कि यह भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि आईआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। ये कहाँ पर पता है आपको? हैदराबाद में है। जो कि अगर कोई पॉलिसी है, कोई पॉलिसी को अब जैसे कोई कैसे बताऊँ आपको? जैसे कोई कंपनी है, तो कोई कंपनी अपनी पॉलिसी बेच रही है, तो वो पॉलिसी की गारंटी क्या है? तो पॉलिसी की गारंटी के लिए ये गारंटीकृत है आईआरडीए, ये अथॉरिटी देता है, ठीक है? तो अगर पॉलिसी कभी मान लीजिए ये कंपनी भाग गई, तो ये पॉलिसी कराया हुआ है, तो जो जनता के पास, जनता ये पॉलिसी कराई हुई है, तो किसके पास जाएगी पैसा लेने? ये कंपनी तो भाग चुकी है। जैसे सहारा है ना, तो सहारा अब चली गई, डूब चुकी है, तो उसका पैसा कौन देगा? तो ये है आईआरडीए, ये देगा, ठीक है? तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, आरबीआई नहीं करता है। वही तीसरा है कि भारत सूक्ष्म बीमा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियाँ भी शामिल हो सकती हैं। तो कोई भी पॉलिसी हो, सभी शामिल है इसमें, तो तीसरा भी कथन सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो कितने कथन सही हुए? 2 कथन सही हुए, यानी कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल 2 हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए क्वेश्चन। जब लोग किसी ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? रोजगार की अवसर लागत, या अल्प रोजगार, या अनौपचारिक रोजगार, या प्रच्छन्न बेरोजगारी रोजगार? प्रच्छन्न बेरोजगारी। 54 नंबर बताइए। 54 नंबर कह रहा है कि जब लोग किसी ऐसी नौकरी में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या होता है? देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी देके बताया हुआ था। चलिए इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब श्रम बल का एक हिस्सा या तो रोजगार से वंचित रह जाता है या अनावश्यक रूप से कार्य करता है, जिससे कार्यबल की उत्पादकता प्रभावी रूप से शून्य रहती है। बेरोजगारी का कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर साधारण बोल बच्चा की भाषा में समझेंगे, तो लोग जो है ऐसे रोजगार में नियोजित होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अभी आपको नहीं समझ में आया, मैं एग्जांपल देता हूँ। इतना बड़ा ये खेत है, ठीक है? इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? इसमें मान लो पूरे परिवार के लोग मिलके 6 लोग हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? 6 लोग काम कर रहे हैं, और मान लो इसमें से 1 लोग बीमार पड़ गए, 1 लोग बीमार पड़ गए और चले गए घर, ठीक है? एक और चला गया, एक और चला गया, मान लीजिए उसका कोई एग्जाम वगैरह है, एक और चला गया। अब बचे ये 4 लोग। अब गेहूँ की खेती करनी है, गेहूँ उसको बोना है, तो ये चारों लोग इस पूरा जगह गेहूँ बोकर आएंगे। थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा ये काम लोग कर लेंगे। तो उसी को बोलते हैं कि ये दोनों लोग ये अनौपचारिक रूप से वहाँ पे थे, नहीं भी रहेंगे तो भी काम उतना ही हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो ये कौन हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं इसको, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब समझ में आ गया होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह होगा जिनकी कि उसमें जो भी कार्य कर रहा है उसमें वो उपस्थित हो और चाहे ना हो, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि समय ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। आई थिंक इस बात को आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, सैन्य अभ्यास और सम्मिलित राष्ट्र। देखिए इतने अच्छे से आपको ये समझाया जा रहा है, इतने अच्छे से ये बताया जा रहा है, तो अब आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए। देखिए ये तो आपका एक समझिए जैसे फंडामेंटल ड्यूटी आपको संविधान में दिया गया है ना, वैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपना ये ड्यूटी समझ के इसको किया करिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर सैन्य अभ्यास और सम्मिलित राष्ट्र, टाइगर ट्रायम्फ। तो ये देखिए ट्रायम्फ या ट्रम्प से समझिए कि भारत और अमेरिका का होता है, अमेरिका का, तो ये सही हो जाएगा। टाइगर से हो जाएगा भारत और ट्रम्प से हो जाएगा अमेरिका, ठीक है? ऐसा है नहीं, बस वैसे ट्रिक बता रहा हूँ बस। वही डस्ट लीग, ये भारत और उज्बेकिस्तान ने कह रहा है। लिमितीय का हो जाएगा भारत और सेशेल्स। तो कौन सा, कितने सुमेलित हैं इसमें से? एक तो मैंने बता ही दिया, अब बताइए 2 और 3 का। तो केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, सभी 3 ही है तो कोई भी नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 55। चलिए ज़्यादा मानसिक तनाव न लीजिए, दोनों तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, सभी तीनों सही है, ठीक है? सभी तीनों हो जाएंगे। चलिए 56 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध स्थापित करता है? लाफर वक्र,
फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र या कुर्चनेट्स वक्र। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये करता है फिलिप वक्र। ठीक है, फिलिप वक्र करता है। देखिए ये 1970 के दशक में मुद्रास्फीति के कारण में ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। ठीक है, तो फिलिप वक्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ऐसे ग्राफ बनाया गया है, तो ये ग्राफ जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे उत्पादन अगर ऐसे करके ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऐसे बिंदु ऐसे काटेगा, यानी कि ऊपर से नीचे शेप बनाएगा, उसी को बोलते हैं फिलिप वक्र। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन और फिर नीचे आते हैं तो लो इन्फ्लेशन हो जाएगा। जैसे कि ऊपर से डायरेक्ट से नीचे आया, यानी कि ये आपका हाई इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे जो काटेगा, ये यहाँ पे जो आ चुका है, ये आपका लो इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, और यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन में यहाँ पे लो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर लो इन्फ्लेशन है तो यहाँ पर हाई एम्प्लॉयमेंट होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद डॉक्सिंग डॉक्सिंग मुख्य रूप से संबंधित है ऑनलाइन हैकिंग के विरुद्ध साइबर सुरक्षा उपाय से, या सुरक्षित संचार के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों के विकास से, या कॉपीराइट सुरक्षा के लिए विधिक प्रक्रियाओं से, या इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से। 57 नंबर का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट पर व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर देखेंगे। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एस्पायर यानी ASPIRE एस्पायर योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करना, या तो कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना, या तो तीसरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण करना और मान्यता देना, या तो चौथा अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। 58 नंबर इंस्पायर, बताइए। तो देखिए इंस्पायर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कृषि उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करना है। देखिए नवाचार, ग्रामीण और उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना इंस्पायर कृषि उद्योग में के नवाचार के लिए उद्यमिता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों और इन इनक्यूबेशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने में सहायता करती है। ये इंस्पायर योजना आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर यानी कि लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर LIBI या प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर यानी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर यानी TBI स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क यानी CTCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी। वही दूसरा है कि CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। और तीसरा कथन है कि CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या तो सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा, कितने लोग अभी तक लाइव हैं? और आप लोग देखिए, जैसे ही वीडियो देख लिया करिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तभी तो पता चलेगा कि कौन कितने लोग वीडियो देख पा रहे हैं और कहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। आधा ही देख रहे हैं कि बस चालू करके वीडियो छोड़ के चले ही जाते हैं। 59 का आंसर करेंगे। देखिए इसकी स्थापना 2016 में जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो देखिए ये कथन हो जाएगा आपका गलत। ये 2016 में नहीं, 2014 में किया गया था। वही CTCN का मुख्य लक्ष्य निम्न कार्बन और जलवायु लचीले विकास के लिए जलवायु प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। तो ये कथन सही है। तीसरा है कि CTCN जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। तो ये भी कथन सही है। एक गलत, दो और तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे।
केवल 2 कथन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये आईएमएफ या विश्व बैंक समूह या तो विश्व आर्थिक मंच या तो अंकार्ड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। किसका है संगठन विश्व विकास रिपोर्ट का? कौन करेगा? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, विश्व बैंक समूह करता है। ठीक है, विश्व बैंक समूह करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाइट लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है कि इनका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 61 नंबर 61। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ये शुल्क लेकर सभी बैंक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सकता है, बिल्कुल सही है। वही कह रहा है कि इसका ये जो संचालन है भुगतान ये एनपीसीआई करता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए व्हाइट लेबल एटीएम गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। इन संस्थानों में स्वतंत्र एटीएम परिनियोजनकर्ता और खुदरा कंपनी, प्रौद्योगिकी फर्म या अन्य विपरीत सेवा प्रदान शामिल होता है इसमें। तो इसको संचालित ये गैर बैंकिंग को नहीं करता है एनपीसीआई। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत, पहला सही। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक होगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखिए। सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए हैं? केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन या रेल बजट और आम बजट का विलय करना या तो व्यय का योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन करिए। अच्छा कूट भी देख लीजिए नीचे, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या तो 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए केंद्र प्रायोजित योजना का पुनर्गठन करना सही है, रेल बजट और आम बजट का विलय करना सही है, व्यय का योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण करना ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करना, पहले से चले आ रहे व्यय को योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को वित्त वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया गया तथा इसे पूंजीगत और राजस्व व्यय वर्गीकरण से प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2011 में से सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने यह प्रस्ताव दिया था कि योजनागत और गैर योजनागत के इस विभाजन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह कदम योजना आयोग को समाप्त करने और अब तक की मौजूदा योजना के आधार पर विकास के अनुरूप है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, क्रिस्टल मेज 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा विकसित एक उत्पन्न वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। दूसरा है यह 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और तीसरा है इसे लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरणीय परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। 63 नंबर बताइए आंसर, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए आप लोग भी साथ साथ आंसर किया करिए। देखिए कह रहा है कि यह मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा विकसित उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, जो कि पहला कथन गलत हो जाएगा। ये क्रिस्टल मेज 2 इजराइल द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, भारत द्वारा नहीं है, मिसाइल इजराइल द्वारा है ये। वही दूसरा कह रहा है ये 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, सही है। तीसरा कह रहा है कि इसे लड़ाकू विमान जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या सही है? ये भी सही है। तो एक गलत है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे,
केवल 2 यानी कि ओनली 2 होगा। चलिए 64 नंबर देखेंगे। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, द फिस्कल मॉनिटर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या तो 1, 2 और 3। 64 नंबर। चलिए देखिए, IMF द्वारा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करता है और द फिस्कल मॉनिटर करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ये करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट का वर्ल्ड बैंक करता है जारी। चलिए 65 नंबर देखिए। UPI क्या होता है? फुल फॉर्म एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीआई लाइट ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीनों पर नकदी जमा करने की अनुमति देता है। कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। यूपीआई तो आप लोग डेली करते होंगे। अब इसका आंसर ही बता दीजिए। केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई भी नहीं। यूपीआई लाइट कौन कौन यूज करता है? यूपीआई देखिए अलग है, यूपीआई लाइट उसी के अंदर में एक लाया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि यूपीआई लाइट ऐप में एक समय में अधिकतम 2000 रुपये ही रखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है यूपीआई लाइट भुगतान की पुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि यूपीआई उपयोगकर्ताओं को डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश डिपॉजिट मशीनों पर नकदी जमा करने की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, सभी कथन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, माध्यमिक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति राजनीति विवरण, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण। 66 नंबर बताइए। चलिए देखिए, ये राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन यानी कि FBRM का 2003 के द्वारा ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राजकोषीय नीति रणनीतिय विवरण और मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण ये भी होता है। लेकिन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये आरबीआई का है। ठीक है, आरबीआई जारी की थी इसको। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। वही दूसरा कह रहा है कि चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? 67 नंबर। चलिए सीएसओ के बारे में बोल रहा है। तो देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ समय पूर्व ही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं की नई श्रृंखला जारी की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए आधार को 2004-5 को संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है, और इससे पूर्व आधार वर्ष 2010 में संशोधित करके 2004-5 किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या इसमें देखेंगे, पहला कथन गलत हो जाएगा।
और दूसरा कह रहा है कि चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। तो दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली टू हो जाएगा। ठीक है, ओनली टू रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। मसाला बॉन्ड आपके सामने फिर से मसाला बॉन्ड आ चुका है, इसके पहले मसाला बॉन्ड बताया गया था। चलिए, और हर बार ये चर्चे में रहेगा मसाला बॉन्ड, इसको अच्छे से याद रखिए। मसाला बॉन्ड के संदर्भ में मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए गए लिखत है। वही दूसरा कह रहा है कि इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास से संबंधी पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 68 नंबर। देखिए मसाला बॉन्ड क्या होता है? मसाला बॉन्ड होता है कि भारतीय रुपया मूल्य वर्गित ऋण लिखत है जो विदेशी पूंजी बाजारों में जारी किए जाते हैं। विदेशी पूंजी बाजारों में किया जाता है, ठीक है, भारतीय पूंजी में नहीं, विदेशी पूंजी में। पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा, भारतीय नहीं होगा, विदेशी पूंजी होगा। और दूसरा है कि इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास से संबंधी पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, यानी कि ओनली टू होगा। ठीक है, ओनली टू हो जाएगा। मसाला बॉन्ड से संदर्भित समझिएगा, मसाला बॉन्ड के तौर पे क्या होता है, तो बस ये भारतीय पूंजी बाजार नहीं बल्कि विदेशी पूंजी बाजार को याद रखिएगा। चलिए 69 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। वही दूसरा है कि रोलिंग प्लान को पांचवी पंचवर्षीय योजना के अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 69 नंबर। रोलिंग प्लान का नाम जब भी आए तो याद रखिएगा 1978 का, ये जब मोरारजी देसाई का सरकार आया हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना को बोल रहे थे कि 5 वर्ष से घटाकर एक एक वर्ष का लाया जाएगा योजना। ठीक है, उसी को बोलते हैं रोलिंग प्लान। चलिए 69 नंबर देखिए, कह रहा है कि सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत है? तो देखिए, भारत सरकार ने ये सूखाग्रस्त क्षेत्रों को विशेष समस्याओं के समाधान के लिए 1973-74, ये कब था 73-74 का मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर कब था, 69 से लेकर 74 तक का था। ये दौरान ये प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, वही दूसरा कह रहा है रोलिंग प्लान की पांचवी पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। तो ये कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, उसके बाद उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आता है। अनाज के बफर स्टॉक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी या 11वीं? चलिए बताइए। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951 से 56 तक में। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि तीसरी कब था, चौथी कब था और 11वीं कब था? मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अनाज बोर्ड, वैसे मैं इसमें से एक तो बता ही दूंगा आपको जो इसका आंसर रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बफर स्टॉक से तात्पर्य किसी वस्तु के ऐसे भंडार से है, जो बफर स्टॉक है ना, किसी वस्तु के ऐसे भंडार यानी स्टोरेज से है जिसका उपयोग मूल्य में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं और आवश्यकताओं जैसे खाद्यान्न, दालों आदि के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अभी प्याज का, टमाटर क्या ही, प्याज तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। प्याज का जैसे है ना, तो उसके लिए खूब बड़े-बड़े, आप इतना एज्यूम नहीं कर सकते हैं, उतने बड़े-बड़े खाद्यान्न बनाए जाते हैं। मतलब समझिए कि 3-3 4-4 बीघा का ये स्टोरेज रहेगा। ठीक है, उतने बड़े का स्टोरेज बना-बना के रखा जाता है। सोचिए कि आप अपने घर में आपके 4 से 5 मेंबर, या किसी के घर में 6 से 7, या किसी घर में 7 से 8 होते हैं। इतने मेंबर का आप अगर चाहेंगे, चावल, दाल, गेहूँ, प्याज, जो भी आलू जो भी रहेगा, उसको 1 महीने को आप 1 महीने चलाने के लिए या 1 साल चलाने के लिए गेहूँ रखते होंगे। 2 से 3 बोरा, 4 बोरा गेहूँ रखते होंगे। ठीक है? वैसे सोचिए कि पूरे देश में
140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए मान लीजिए प्याज का ही तो कितना बड़ा स्टोरेज बना कर रखा जाता है। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया और वैसे ही गेहूँ हो गया, इन सब के लिए अलग-अलग स्टोरेज बना के रखा जाता है। कभी अगर आपातकालीन स्थिति ऐसी आती है, तो इन स्टोरेज में से क्या करता है जनता के पास जाता है, ठीक है? तो ये अनाज बफर स्टॉक के बारे में बता रहा था कि ये बफर स्टॉक के तात्पर्य किसी ऐसे भंडार से है जिसका उपयोग मूल्य में उतार-चढ़ाव के समय किया जाता है। और जब ये बफर स्टॉक आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं, आवश्यकताओं जैसे खाद्यान्न, दालों को के बारे में लिए बनाए रखा जाता है। भारत बफर स्टॉक की अवधारणा ये पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1969 से 74 1969 से लेकर 1974 इसके पहले भी था ये। 74 के दौरान पेश की गई थी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था 1969 से 74 का ज़िक्र किया गया था। भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का बफर स्टॉक निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाए रखता है। अच्छा क्या-क्या है इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम इसमें बफर स्टॉक मानदंडों को पूरा करना होता है। और दूसरा होता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी क्या होता है ये है टीपी टीपीडीएस होता है। टीपीडीएस मतलब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत की जाने वाली आपूर्ति के लिए खाद्यान्न की मासिक खेप जारी की जाती है। ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज है हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक किए हैं और इसमें एक और पार्ट बना के लेके आ जाएगा पार्ट 3 जो कि 70 से लेकर 100 तक करा दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए ऐसे ही देखिए आप लोग लगातार यूपीएससी का टेस्ट करते रहिए और ऐसे-ऐसे क्वेश्चनों से सामने इसको देखिए और टाइम मैनेजमेंट करिए किस प्रकार से होता है। देखिए मुझे यहाँ पे बताने में समय लगता है इसलिए मैं क्वेश्चन कम करा पाता हूँ। लेकिन जब आप लोग सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ही लोग के लिए फ़ायदा रहेगा, टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे फटाफट। मैं तो सारे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो मुझे लेट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएगा इसका जो कि क्वेश्चन नंबर 71 से आएगा। और आप लोग देखिए जैसे ही वीडियो समाप्त होता है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो भी फीडबैक रहा करे अपना दिया करिए, ठीक है? और कोई भी डाउट रहे तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपके डाउट का समाधान किया जाएगा। चलिए बहुत जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।